हाय लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की सीरीज आपको देख के समझ आ गई होगी कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करने वाले हैं। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी करने वाले हैं, तो हम समझेंगे कि क्यों हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। उससे पहले मैं इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि ये है उद्गम सीरीज, जहाँ पे ये YT पे हमारी लॉन्च होने वाली है। साथ ही साथ ये हमारे PW ऐप पे भी मिलेगी, जहाँ पे आपको PPTs वगैरह जो हमारे क्लास नोट्स है वो आपको प्रोवाइडेड होगा। इस सीरीज की खास बात ये है कि जो बच्चे दिसंबर 2023 CSIR नेट को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं आपको अप्लाइड पोर्शन कराने वाली हूँ। अब अप्लाइड पोर्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, ये जितनी भी चीजें आती है अप्लाइड पोर्शन में वो सारा कुछ मैं करने वाला हूँ। साथ ही साथ हमारे बाकी जो फैकल्टीज है मैथ्स के, वो भी प्योर पोर्शन के कुछ कुछ जो बेहतरीन टॉपिक्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आपको डील करने वाले हैं। तो आई होप ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। आपको करना क्या है कि इस सीरीज के थ्रू आउट आपको कंसिस्टेंट रहना है और हमें सपोर्ट करना है, ताकि हम इस सीरीज को अच्छे से कर सके और हमारा जो टारगेट है दिसंबर 2023 का CSIR नेट का, उसे हम फुलफिल कर सके एक अच्छे रैंक के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो चलो टारगेट देखते हैं आज का। तो बच्चों, आज का जो टारगेट है वो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, साथ ही साथ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं। अब देखो, कैसे निकालते हैं ये तो नहीं सीखेंगे, लेकिन किसी इक्वेशन को, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर कोई क्वेश्चन क्लेम करे कि ये बेटा आपका सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो कैसे हम उसे चेक करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे कि यस दिस इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस आज सीखने वाले हैं। अगर हमें सॉल्यूशन कैसे निकालना है तो ये हम आने वाली क्लास में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमने स्टार्ट किया है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बहुत से बच्चे बोलेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में मैम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का तो कोई रोल नहीं है, तो आपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का क्यों स्टार्ट किया है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं तो हम तो एक वेरिएबल्स पे काम करते हैं ना, तो जरूरत नहीं है हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सीखने की। लेकिन बेटा, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ही डिफाइंड होती है, उस पे ही इनफैक्ट डिपेंड होती है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो हम कैसे किसी इक्वेशन को देख के वेरीफाई कर पाएंगे, कैसे रेक्टिफाई कर पाएंगे कि वो जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो आता है सबसे पहले टर्म डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसकी डेफिनेशन ये है। अब डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, नाम से ही समझ आ रहा है कि किसी के ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो ऐसे वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या करे, किसी पे डिपेंड करे, ऐसे वेरिएबल को बेटा क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब है किसी चीज से आजाद होना, है ना, इंडिपेंडेंस, आजादी। तो वही कह रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ऐसा मतलब होता है कि वो किसी और वेरिएबल पर डिपेंड ना करे, वो आजाद हो कुछ भी लेने के लिए। ठीक है, कोई भी वैल्यू लेने के लिए वो आजाद हो। तो डेफिनेशन क्या बनती है डिपेंडेंट वेरिएबल की, द वेरिएबल whose value is assigned, जिसकी वैल्यू बेटा क्या हो, असाइंड हो, उसे कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आजाद होना चाहिए। आजाद का क्या मतलब है, कहता है, ये इंडिपेंडेंट के डेफिनेशन है कि द वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, whose value is obtained to corresponding to assigned value। क्या मतलब है इसका, क्या कह रहा है कि ऐसे वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या करे, जो भी असाइंड वेरिएबल उस
के करस्पॉन्डिंग निकाली जाए। तो चलो फॉर एग्जांपल आप सभी को पता है अगर x और y की बात होती है तो हर एक बच्चे को पता है मैथ्स के कि y को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, साथ ही साथ x को क्या कहते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। बचपन से हम यही सीखते आ रहे हैं कि अगर y है और x है तो y को डिपेंडेंट, x को इंडिपेंडेंट। अब ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों का आज रीजन देखते हैं। तो सपोज अगर मैंने y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। कोई इक्वेशन हमारी इस तरीके से है, अब पूछा जा रहा है कि बेटा इसमें बताओ डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। तो सपोज स्टूडेंट ए ने क्या किया, स्टूडेंट ए ने क्या किया, x को 1 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या आई बेटा, 1 का स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन कहती है कि y इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या हुई 1। सपोज किसी स्टूडेंट बी ने क्या किया, x की वैल्यू 2 ले ली, तो y की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, क्योंकि 2 स्क्वायर इज 4। तो यहाँ पे हम x की क्या कर रहे हैं, x इंडिपेंडेंट है, कुछ भी वैल्यू ले रहा है, इसकी मर्जी है। किसी बच्चे ने 1 लिया, किसी बच्चे ने 2 लिया, किसी बच्चे ने 3, किसी बच्चे ने इन्फिनिटी या फिर कुछ भी लिया। x हम कुछ भी ले रहे हैं, लेकिन y हम कुछ भी नहीं ले रहे, y यहाँ से जो इक्वेशन है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये डिपेंडेंट है और ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो समझ आ गया आप सभी को। अब जब भी आपसे कोई x और y के बारे में रिलेशन दे के पूछे कि बताओ इसमें डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, तो आप आसानी से बता सकते हो, है ना। चलो, तो ये तो है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो नया टर्म आता है वो सीखते हैं, वो क्या है, फंक्शन। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि मैम डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें तो इक्वेशन दी जाती है, उसमें फंक्शन का क्या रोल है, क्या मतलब है फंक्शन की डेफिनेशन देखने का, या फिर फंक्शन किसे कहते हैं, किस इक्वेशन को कहते हैं, क्या रोल है यहाँ पे। तो बेटा आप ओडी का यही है बेसिक। अगर आप आगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन फॉर्म कर रही है या ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में उसे क्या करता है, हम सबको पता है कि ओडी को हम रियल एनालिसिस से कनेक्ट करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओडी में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कहा जाता है कि जो क्वेश्चन इक्वेशन है वो एक फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, और फंक्शन कैसा है बेटा, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ऐसा करके हम पढ़ते हैं, है ना। तो वहां पे फंक्शन वर्ड यूज होता है। वो जो फंक्शन है वो क्या होता है एक्चुअल में, तो वो हम आज के बेसिक में सीखेंगे, ठीक है। तो फंक्शन, अब फंक्शन को भी बहुत लोगों ने कई तरीके से पढ़ा होगा कि ऐसी मैपिंग जहां पे कोडोमेन और डोमेन का रिलेशन हो, साथ ही साथ एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही हो, ऐसा अगर है मैपिंग तो वो क्या मैपिंग कहलाती है, वो मैपिंग कहलाती है फंक्शन। लेकिन हम थोड़ा अलग पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ग्राफिकली, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आपने ग्राफ पे अच्छा कमांड कर लिया तो आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हम काम करने वाले हैं ग्राफिकली, तो हम डेफिनेशन देखेंगे सारे ग्राफिकली। सबको बात समझ आई, ग्राफिकली हम देखने वाले हैं। तो ग्राफिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की, कह रहा है कि एक मैपिंग लो, कहां से कहां तक लो, ए टू बी लो, तो उसे फंक्शन हम तब बोलेंगे कि अगर कोई लाइन जो है उसे हम पास करें, किसके थ्रू, डोमेन के थ्रू पास करें, और पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। अगर हम उसे डोमेन के थ्रू पास करें और वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो वो क्या करे, जो भी हमारा कर्व गिवन है क्वेश्चन में उससे एग्जैक्टली एक बार इंटरसेक्ट करे। अगर ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो फंक्शन है वो वो जो मैपिंग है वो क्या हो जाएगी, फंक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, सपोज f इज फ्रॉम a टू b, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, एंड f इज डिफाइंड एज e टू द पावर x, क्लियर। अब a और b हमें समझ नहीं आ रहा, तो a और b डोमेन को डोमेन को हमने इन रियल बोल दिया कि चलो ये r टू r है, ठीक है। f इज फ्रॉम r टू r, r क्या बेटा, रियल नंबर है, ठीक है। और फंक्शन कैसे डिफाइंड है, फंक्शन इज कह रहा है कि क्या ये एक मैपिंग बनेगी या नहीं, क्या ये एक मैपिंग बनेगी। तो कहता है कि सबसे पहले तो इसे ग्राफिकली अगर हम बात करें तो ग्राफिकली हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ करेंगे, बेटा ड्रॉ करो। e टू द पावर x को ड्रॉ करना आप सभी को पता है, कैसे बनेगा, ये गया। अब क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है,
एक लाइन पास करना है किसके थ्रू, डोमेन के थ्रू होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी चीज वो पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस है ना, डोमेन को डोमेन, डोमेन किस में आता है, एक्स एक्सिस में आता है, वहीं पे को डोमेन आपका वाई एक्सिस में आता है। इतना आप सभी को पता। क्या कह रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस यही होगा। वाई एक्सिस की ये पैरेलल है, ये वाई है, ये एक्स है। अब क्या कह रहा है कि ये जो भी कर्व है, अगर इस लाइन को हम इस कर्व से पास करें तो एग्जैक्टली एक बार वो क्या करे, उसे इंटरसेक्ट करे। हमने देखा यहाँ पे केवल और केवल एक बार इसने इंटरसेक्ट किया और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया। इसका मतलब हुआ कि ये जो मैपिंग है, दिस मैपिंग इज नथिंग बट फंक्शन। क्लियर है। तो जब भी आपको आज के बाद पूछा जाए कि कोई फंक्शन दे के, कोई मैपिंग दे के कि क्या वो मैपिंग फंक्शन है या नहीं, तो आप ग्राफिकली बता सकते हो। वैसे आप सभी को पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक डोमेन लो, को डोमेन लो, यूनिक इमेज एग्जिस्ट करे, तो ऐसी कुछ मैपिंग को हम बोलते हैं फंक्शन। लेकिन जैसा कि हमारा स्टैंडर्ड हो चुका है थोड़ा एडवांस, तो हम क्या करेंगे, ग्राफिकली सीखेंगे। तो आप सभी को समझ आ गया। जब भी आपसे पूछे तो ग्राफ बनाना है, जो भी आपका जैसे फंक्शन डिफाइंड है e⁻x जो भी है यहाँ पे, उसका ग्राफ बनाना है। फंक्शन देखने के लिए एक लाइन पास करानी है जो डोमेन से होके जाए, साथ ही साथ वो पैरेलल हो वाई एक्सिस के, और उस कर्व को एग्जैक्टली केवल और केवल एग्जैक्टली एक बार उसे इंटरसेक्ट करे, कट करे, टच करे, तो ऐसी मैपिंग को बोलते हैं फंक्शन। क्लियर है सबको। अब आता है फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक वन वन फंक्शन होता है, दूसरा ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि मैम मेनी वन भी होता है, ऐसे मेनी ऑन टू, ऐसे ऐसे भी तो होते हैं मैम। लेकिन मेन क्या होता है, वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। तो हम मेन पे डिस्कशन करने वाले। ठीक है। तो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, सिंस हम ग्राफिकली बात करें तो अगेन इसको हम ग्राफिकली सीखेंगे। आप सभी को पता है ग्राफिकली के अलावा अगर हम वैसे बात करें तो कैसे हम चेक करते हैं, अगर कोई फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y है तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर x इज इक्वल टू y हो जाए, कुछ इस तरीके की कंडीशन बने, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं वन वन फंक्शन। या फिर अगर x y की इक्वल नहीं है तो उनके फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हो वो भी आपस में इक्वल ना हो। अगर कुछ इस तरीके की कंडीशंस है तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे वन वन फंक्शन। लेकिन हमारा टारगेट है ग्राफिकली समझना, तो हम ग्राफिकली देखते हैं। ये चीजें तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, है ना। चलो अब ग्राफिकली देखते हैं। तो ग्राफिकली डेफिनेशन कह रहा है कि वन वन फंक्शन में क्या करना है आपको, जैसे आपको फंक्शन डिफाइंड है वैसे आप उसे ड्रॉ करो, कर्व बनाओ। अब इसमें क्या करना है, एक लाइन पास करनी है, किससे बेटा, किससे जाए वो, को डोमेन से होते हुए। ठीक है, को डोमेन और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लो, हमें किससे पास कराना है, को डोमेन और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब क्या करना चाहिए, जो भी कर्व बना रहे हैं उस पे अगर ऐसी लाइन पास करे तो वो ज्यादा से ज्यादा एक बार उस कर्व को इंटरसेक्ट करे, एटमोस्ट वंस। एटमोस्ट वंस का क्या मतलब हुआ, एटमोस्ट का जब भी एटमोस्ट यूज हो जाए कहीं तो आपको क्या इसका मतलब हुआ कि ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एक बार करे, एक बार भी ना करे तो भी चलेगा, लेकिन अगर कर रहा है तो एक बार ही करे। एक बार से ज्यादा किया तो वन वन नहीं होगा, अगर एक बार किया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। एटमोस्ट केवल एक बार होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समझ आया सबको। चलो भाई, तो सेम एग्जांपल जैसा कि हमने प्रीवियसली लिया था कि फंक्शन फ्रॉम आर टू आर लिया, फंक्शन इज डिफाइंड एज f फ्रॉम f इज e⁻x। चलो अगेन हमने एक कर्व बनाया e⁻x का। अब यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे कैसी लाइन पास करानी है, को डोमेन से। को डोमेन का क्या मतलब होता है, वाई एक्सिस, साथ ही साथ वो पैरेलल होना चाहिए एक्स एक्सिस के। तो बेटा कैसी लाइन बन जाएगी वो, ऐसी, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कैसे बनेगी, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन किससे पास कर रही है, को डोमेन से। को डोमेन का मतलब है वाई एक्सिस। क्लियर। अब ये कहता है कि एटमोस्ट वंस होना चाहिए, तो हम देखते हैं कितनी बार ये क्लियर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इज वाई, दिस इज एक्स। हमने देखा केवल और केवल एक बार कर रहा है, इसका मतलब है ये क्या हुआ, वन वन फंक्शन।
दिस इज 1 1। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, अगर कर रहा है तो केवल और केवल एक बार करें। बात सबको समझ आ गई? अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, उसके थ्रू आप भी रेक्टिफाई करना कि क्या वो फंक्शन आपका 1 1 है या नहीं है, या फिर ऑन टू है या नहीं है, या फिर वो फंक्शन भी है या नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आता है बच्चों ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन का क्या हुआ, सेम जैसे हमने 1 1 फंक्शन किया, बट 1 1 फंक्शन में कह रहा था कि एटमोस्ट वंस वो इंटरसेक्ट करे, कट करे, बट यहाँ पे हम देखेंगे एटलीस्ट वंस। तो सेम डेफिनेशन क्या है कि जो भी आपकी फंक्शन है उससे रिलेटेड जो कर्व आपको गिवन है ड्रॉ करो, उसके बाद एक लाइन पास कराओ जो किससे गुजरे, किससे पास करे, कोडोमेन, साथ ही साथ एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और उस कर्व को एटलीस्ट वंस क्लियर करे, सॉरी कट करे। ठीक है, एटलीस्ट वंस। अब एटलीस्ट का क्या मतलब हुआ, एक बार तो करे ही करे, एक से ज्यादा करे तो कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, या तो 1 या तो मोर देन 1। क्लियर? अब हमने एग्जाम्पल देखना है, तो एग्जाम्पल जैसा कि हमने प्रीवियसली लिया ताकि हम रिलेट कर सके आसानी से। तो सेम f इज फ्रॉम r to r and f is what, e to the power x। चलो e to the power x का हमने ड्रॉ कर लिया ग्राफ। अब क्या कह रहे हैं कि एक लाइन पास करो जो कि को डोमेन से जाए और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एटलीस्ट एक बार उसे इंटरसेक्ट करे। हमने देखा, किया, एक बार किया। ठीक है, आपका डोमेन क्या है, आर है, को डोमेन क्या है, आर है। आर की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, -∞ टू +∞, है ना, ये होता है। अब हम देख सकते हैं कि एक बार तो इसने कर लिया, ये कहां से कहां किया, ये पॉइंट है बेटा आपका 0, ये है 0 से ऊपर मतलब ये 0 टू इन्फिनिटी वाला, और ये 0 से नीचे मतलब 0 टू -∞ वाला। ठीक है, ये वाला है। और सेम एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग भी हम देख सकते हैं कि ये है 0 टू इन्फिनिटी, ये है -∞ टू 0। ये इनका अगर हम पार्टीशन इनको करें तो इतना समझ आया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका कोडोमेन क्या है, -∞ टू इन्फिनिटी, क्योंकि r है। 0 टू इन्फिनिटी में हमने देखा कि एक बार तो इंटरसेक्ट किया इसने, जो कि ठीक है, लेकिन हमारा कोडोमेन बेटा क्या है, -∞ टू इन्फिनिटी, मतलब इस वाले में तो करे ही करे, नीचे वाले में भी करे। मतलब अगर हम नीचे एक लाइन विच इज पासिंग थ्रू कोडोमेन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, ये लाइन सेम इसकी तरह पास कर रही है, कोडोमेन से और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बट यहाँ हम देख सकते हैं कि कोई भी पॉइंट को, कर्व के किसी भी पॉइंट को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ तो कर्व ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या है। देखो, कर्व कैसा है कैसा नहीं है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा मेन मकसद है कि जो भी है, जो भी कोडोमेन और डोमेन की रेंज है, उस पूरे रेंज में वो क्या करे, उस लाइन जो अगर हम पास करें तो सेटिस्फाई करे। सिंस यहाँ पे r है, r का मतलब हुआ -∞ टू इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी में तो इसने किया, लेकिन -∞ टू 0 वाले में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, दिस इज नॉट ऑन टू। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम एक बार आप 1 1 पे आइए, हमें एक बार वहां चेक करना है कि क्या इन्फिनिटी, -∞ टू 0 और 0 टू इन्फिनिटी वाले में क्या वहां पे फुलफिल हुआ था। तो यस, वहां पे हुआ था, देख सकते हो। 1 1 के लिए क्या था, ये कर्व किससे पास करे, अगर हम इस कर्व को देखें तो ये -∞ वाले में भी जा रही है और इन्फिनिटी वाले में भी जा रही है और 0 वाले पॉइंट पे भी मिल रही है ना। तो ये बेसिकली इसका क्या हुआ, अगर इसको हम देखें तो ये हुआ आपका, ठीक है, बेसिकली ऐसा कर सकते हैं, ये <0, ये >0, सारे में ही ये आ रही है, सारे में फिट बैठ रही है। इसका मतलब हुआ बेटा हमारा जो डोमेन है, डोमेन क्या हुआ, एक्स एक्सिस करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये -∞ और +∞ सब जगह आ रही है। यहाँ पे अगर हम लाइन पास करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 1 के लिए क्या डेफिनेशन है कि एटमोस्ट वंस करे। लेकिन बहुत से बच्चे बोलेंगे कि मैम
हमें तो को डोमेन पे देखना होता है ना, को डोमेन का मतलब है y, तो डोमेन वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाले में दिक्कत हो सकती है, तो समझाते हैं। जैसा कि हमने ऑन टू के लिए देखा नीचे, लेकिन हमने 1-1 में नहीं देखा, तो चलो हम 1-1 में भी देख लेते हैं। तो सेम वही बनेगा, एक लाइन पास करेंगे विच इज पासिंग थ्रू को डोमेन एंड विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमने देखा तो क्या कहीं भी इंटरसेक्ट हुआ नहीं, कोई कर्व ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन की बात ही नहीं है, इसका मतलब है नो इंटरसेक्शन हियर, नो इंटरसेक्शन। लेकिन 1-1 की डेफिनेशन क्या है बेटा, या तो करे ही ना, अगर कर रही है तो ज्यादा से ज्यादा एक बार करे, यहाँ पे एक बार भी नहीं करी और यहाँ पे एक बार कर रही है, तो हमें तो दिक्कत ही नहीं है। हमारा तो मेन यही मोटिव है कि करे तो एक बार करे या तो ना करे, ना करने पे भी कोई दिक्कत नहीं, किया तो एक बार किया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसलिए हमने इसे 1-1 बोल दिया। लेकिन ऑन टू कहता है कि एटलीस्ट वंस करे, मतलब एक बार तो करे ही करे। यहाँ पे एक बार किया लेकिन यहाँ पे एक बार नहीं किया, इसका क्या मतलब हुआ, ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपका डोमेन और को डोमेन दिया है उसके रेंज को एक बार जरूर देखना। तो इस पे बेस्ड अभी हम एग्जांपल करते हैं, ठीक है, चलो इस पे बेस्ड हम एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल, अच्छा चलो सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं, एक रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है। क्या है ये रिजल्ट, ये जैसा कि हमने प्रीवियसली एग्जांपल लिया तो हमने डोमेन क्या लिया था बेटा, आर और आर, तो हम इस पर कैसे लेंगे, r प्लस टू आर लेंगे, r टू आर प्लस लेंगे, r प्लस टू आर प्लस लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो क्या है फंक्शन हमने क्या लिया है, यहाँ पे हम देखेंगे इस वाले में फंक्शन, इस वाले में 1-1, इसमें हम देखेंगे फंक्शन है या नहीं, इसमें देखेंगे 1-1 है या नहीं, इसमें देखेंगे ऑन टू है या नहीं, ठीक है। फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइंड है, चलो पहला फंक्शन देखते हैं विच इज f फ्रॉम r टू r, और ये किसके लिए है, ये है f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x के लिए, ठीक है, सबको क्लियर है। दूसरा हम लेंगे f फ्रॉम r टू r प्लस, तीसरा हम लेंगे f फ्रॉम r प्लस टू r, फोर्थ वन हम लेंगे f फ्रॉम r प्लस टू r प्लस। क्लियर है सबको। अब इस पे आप सभी को बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं, अगर फंक्शन है तो क्या ये 1-1 है या नहीं, या फिर ऑन टू है या नहीं, ठीक है। तो पहले वाले को तो अभी हमने डिस्कस किया है, पहला वाला क्या था रिजल्ट बेटा, फंक्शन क्या ये था या नहीं, तो फंक्शन अभी हमने देखा है, f फ्रॉम r टू r हमने लिया था, fx क्या था आपका e टू द पावर x, हमने देखा कि यस इट इज फंक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम डोमेन से और y एक्सिस के पैरेलल पास करा रहे हैं एक लाइन कर्व को, तो एग्जैक्टली एक बार इसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया, तो यस इट इज फंक्शन, फंक्शन यस। 1-1 हमने देखा तो क्या 1-1 है, तो हमने देखा जीरो से ऊपर वाले पोर्शन में तो उसने एक बार टच किया था, लेकिन जीरो से नीचे वाले पोर्शन में एक बार भी नहीं किया। हमें कोई दिक्कत नहीं है एक बार भी ना करे, तो हमारा मकसद है अगर कर रही है तो एक बार करे, उससे ज्यादा ना करे। तो यस इट वाज 1-1, बट क्या ये ऑन टू था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने देखा ऊपर वाले पोर्शन में तो एक बार इसने किया, वेल एंड गुड, जो कि डेफिनेशन कहती है एटलीस्ट एक बार, तो एक बार तो हो गया, लेकिन हमने जीरो से नीचे देखा तो वहां पे एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ऑन टू नहीं हुआ, क्योंकि एटलीस्ट एक बार तो होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल, हम दूसरा एग्जाम्पल को लेते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल के लिए अगेन हमने क्या बनाया, e टू द पावर x का एक ग्राफ बनाया, ठीक है, e टू द पावर x का एक ग्राफ बनाया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फंक्शन देखने के लिए एक लाइन लेनी है जो कि डोमेन और y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, लिया y एक्सिस के पैरेलल है, हमने देखा केवल और केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है, बट उससे पहले हम देख लेते हैं इसका डोमेन क्या है बेटा, डोमेन है पूरा r, मतलब x क्या है, पूरा r है, लेकिन जो y पे को डोमेन है वो कहाँ है, 0 to
ये है केवल, और x का क्या है, पूरा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, चलो इधर ही बना देते हैं, ये e टू द पावर x का ग्राफ है। हमने फंक्शन देखना है, फंक्शन के लिए क्या करना है, एक लाइन विच इज पासिंग थ्रू डोमेन एंड विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केवल और केवल एक बार इंटरसेक्ट हुआ, जहां पे को डोमेन आपका ये वाला पोर्शन है 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि r प्लस है, और डोमेन आपका क्या है, पूरा r, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो फंक्शन यस। बट अब अगर वहीं पे हम 1 1 चेक करें तो 1 1 के लिए क्या होगा बेटा, एक लाइन पास कराएंगे, वो कहां से पास होनी चाहिए, को डोमेन से, और विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहां पे हमने देखना है कि क्या वो एटमोस्ट एक बार वो इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं, केवल और केवल एक बार इंटरसेक्ट की। डोमेन आपका पूरा r और को डोमेन क्या है आपका r प्लस, एक बार इंटरसेक्ट किया। को डोमेन में देखते हैं तो r प्लस है, मतलब इतना पोर्शन है, तो नीचे वाला भूल जाओ, केवल और केवल ऊपर वाला देखना है। तो ऊपर वाले में एक बार इसने इंटरसेक्ट किया, वेल एंड गुड, क्योंकि एक बार ही होना चाहिए। नीचे वाले पे हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि उसने को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके क्या रिस्ट्रिक्शन डाल दी, r प्लस। तो यस इट इज 1 1 एज वेल। अब ऑन टू देखते हैं, ऑन टू के लिए क्या है, सेम डेफिनेशन, बस वहां पे एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट वंस। तो यहीं पे हम देखेंगे क्या ये एक बार कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगेन को डोमेन आपका कहां से कहां डिफाइंड है, r प्लस, मतलब 0 टू इन्फिनिटी। तो नीचे आना ही नहीं है, केवल ऊपर देखना, ऊपर में केवल एक बार, और एक बार तो चाहिए ही चाहिए। एक से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार तो होना ही चाहिए। तो एक बार हम देख सकते हैं, एक बार तो है ही, और नीचे जाना ही नहीं है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन आ गई है r प्लस को डोमेन पे। इसका क्या मतलब हुआ, इट इज ऑन टू। क्लियर है सबको। चलो भाई तीसरे के लिए हम देखते हैं, अगेन हमने e टू द पावर x का ग्राफ बना दिया। अब हमारा क्या है, डोमेन पे इसने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। डोमेन बोल रहा है कि r प्लस, मतलब ये जो है केवल इतना लेना है, और को डोमेन पूरा लेना है। तो अगेन हम फंक्शन चेक करेंगे कि क्या वो फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन के लिए बेटा आपको क्या करना है, एक लाइन पास करानी है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू डोमेन। यहाँ पे एग्जैक्टली इसने एक बार इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हुआ आपका फंक्शन। क्लियर है। अब जब फंक्शन है तो 1 1 ऑन टू देखते हैं। 1 1 के लिए क्या करना है, अब इस लाइन को हमें पास कराना है किससे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू कोडोमेन। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हमारा कोडोमेन कहां से कहां तक है, कोडोमेन है हमारा इसमें r, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब पूरा देखना है। तो 1 1 के लिए तो आपको एटलीस्ट वन चाहिए, सॉरी एटमोस्ट चाहिए। एक बार इसने इंटरसेक्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट, एक बार ही चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हो गया। नीचे आते हैं, क्योंकि कोडोमेन आपका माइनस में भी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 भी है। तो यहाँ पे अगर हम पास कराएं तो कोई भी कर्व का कोई पोर्शन ही नहीं है नीचे वाले हिस्से में। इसका मतलब है जब पोर्शन ही नहीं है कर्व का तो इंटरसेक्शन की बात नहीं आती है, मतलब नो इंटरसेक्शन, विच इज वेल एंड गुड, क्योंकि हमें अगर नो है तो चलेगा, लेकिन मोर देन 1 नहीं चाहिए। अगेन इट इज 1 1। बट वहीं पे अगर हम ऑन टू की बात करें बेटा, तो ऑन टू का हम देख सकते हैं ऊपर वाले पोर्शन में तो किया एक बार, बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट वंस। बट वहीं पे अगर हम 0 टू नीचे आते हैं, 0 से नीचे वाले हिस्से में, तो देखते हैं यहाँ पे अगर हमने लाइन पास करी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बेटा यहाँ पे कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज नॉट ऑन टू। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारा को डोमेन है वो कहाँ डिफाइंड है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्लियर। अब चलो फोर्थ वन बेटा आपका क्या कहता है कि अगेन e टू द पावर x का ग्राफ बनाओ। अब आपने क्या करना है, एक लाइन पास करानी है विच इज, अच्छा इसमें क्या करना है, डोमेन भी आपका r प्लस है, को डोमेन भी r प्लस है। इसका मतलब हुआ कि डोमेन भी 0 टू इन्फिनिटी में डिफाइंड है, वहीं पे को डोमेन भी आपका 0 टू इन्फिनिटी में डिफाइंड है। मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन केवल और केवल इतने में देखना है। अब इतने में देखना है, इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इतना देखना है ना,
इतना देखना है, क्योंकि आर प्लस कह रहा है तो इधर वाले पोर्शन को भूल जाओ। सिंस ऐसा ग्राफ बनता है e⁻x का, लेकिन इसने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो नीचे वाले पे, इधर वाले पे जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो माइनस वाला पोर्शन आ गया था। ठीक है, सेम हमने थर्ड में भी ऐसा किया, तो इधर हमें जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसको हटा दो, इसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट तो इधर हो रहा था। ठीक है, तो उस बात सबको समझ आई, तो इधर वाला पोर्शन हटा दो। अब अगेन हमने क्या किया, एक लाइन पास कराई विच इज पासिंग थ्रू डोमेन एज वेल एज विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसको एक बार इंटरसेक्ट किया, इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज फंक्शन। अब जब फंक्शन है तो 1 1 ऑन टू चेक करो। अब 1 1 ऑन टू के लिए क्या करना है, सेम डेफिनेशन चेंज कर देनी है। अब ये पास करनी चाहिए आपके कोडोमेन से एंड पैरेलल होनी चाहिए एक्स एक्सिस के। चलो भाई, हमारा ग्राफ ये है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगेन ये जो है लाइन इस कर्व को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, केवल और केवल एक बार। इसका क्या मतलब हुआ, इट इज ऑन टू। नीचे आने की जरूरत है नहीं, इधर जाने की जरूरत है नहीं, इधर का तो वैसे भी मतलब नहीं है 1 1 ऑन टू में। ठीक है, इधर का ही मतलब है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बार ही कर रहा है, तो यस इट इज 1 1 ऑन टू। के लिए हमें क्या देखना है कि सारे उसके कोडोमेन के पॉइंट्स पे अगेन आर प्लस है, तो नीचे जाने की जरूरत है नहीं, ऊपर वाले में केवल और केवल एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इट इज ऑन टू एज वेल। तो आप सभी को समझ आ गया होगा, जब भी आपको फंक्शन दे और एक कर्व दे, फंक्शन है तो कर्व वो डिफाइंड होगा, क्योंकि फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है आप सभी को पता है। एक मैपिंग दे के आपको कुछ ना कुछ उसकी डेफिनेशन देगी ही कि फंक्शन इज दिस। ठीक है, और वहां से ग्राफिकली उसे चेक कर सकते हो आराम से। तो ऐसे हम चेक करेंगे। अब आप सभी के लिए एक होमवर्क है, अब आप बताओ f इज फ्रॉम r to r एंड f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। अगर फंक्शन है तो क्या ये 1 1 ऑन टू है या नहीं, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताओ, आपको टाइम दिया जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ क्या इसका आंसर होगा। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से बताओ, 1 मिनट का टाइम है आप सभी के पास। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हम वैसे डिफाइन कर लेते हैं जैसे कि बॉक्स हमने पिछले वाले में बनाया था, ऐसे कि ऐसे एक बॉक्स बना दिया था। तो इस क्वेश्चन के लिए एक्स स्क्वायर के लिए भी हम क्या करते हैं, डोमेन को डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन डालते हैं और चेक करते हैं कि कैसे वो उनका केस बनने वाला है। ठीक है, सभी को इतनी बात समझ आ गई, बस 10 सेकंड्स और रहते हैं। ठीक है, अब ये गलत मत करना, ऐसा चीटिंग मत करना कि आप सभी सॉल्व ही ना करो। ठीक है, ये आप सभी के लिए किया जा रहा है, ऐसा कि आपने जो अभी पढ़ा है क्या उसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं, उसका यूज कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, चलो चलो, टाइम इज अप। तो वही काम करते हैं जैसा कि हमने पिछले वाले के लिए एक टेबल बनाया, यहां भी हम सेम टेबल एक बनाते हैं। तो जब भी आपसे पूछे कि फंक्शन, कोई मैपिंग देखिए कि वो फंक्शन है या नहीं, 1 1 है या नहीं, तो आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि अब हमें ग्राफिकली बनाना, ग्राफिकली चेक करना आप सभी को आ गया है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फंक्शन देखेंगे, इसमें हम देखेंगे 1 1, इसमें हम देखेंगे ऑन टू। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जैसे कि हमने प्रीवियसली रिस्ट्रिक्शन डाली थी, सिमिलरली यहां भी हम रिस्ट्रिक्शन डालेंगे, f इज फ्रॉम r टू r, दूसरे में f इज फ्रॉम r टू r प्लस, तीसरे में हम डालेंगे f इज फ्रॉम r प्लस टू r, फोर्थ वन में डालेंगे r प्लस टू r प्लस। अच्छा, जब भी आपको
1 ऑन टू की बात करें बच्चे, तो आपको क्या करना है, डोमेन पे क्या रिस्ट्रिक्शन दी है आपको भूल जाना है, केवल और केवल को डोमेन पे देखना है। जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा, डोमेन वाले में हमने भूल गए कि e⁴x का हमने देखा कि जो r प्लस है, ये वाला पोर्शन हमने छोड़ दिया, इस पे काम किया, जरूरत ही नहीं है आपको 1 ऑन टू में ये सारा चेक करने की, केवल और केवल को डोमेन पे देखो, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन की बात करें तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। चलो तो 1 बाई 1 एक एक को डील करते हैं। तो पहला क्या था हमारा, f इज फ्रॉम r टू r, और फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना आप सभी को पता है ना। अगर आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत आ रही है तो एक बुक है प्ले विद ग्राफ्स, ठीक है, डॉक्टर अमित मोहन अग्रवाल की एक बुक है प्ले विद ग्राफ्स, आप वो फॉलो कर सकते हो। वहां पे ग्राफिकली आपको हर एक चीज बताई गई है कि कैसे ग्राफिकली ट्रांजिशन होता है कोई फंक्शन में अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करें, ठीक है। इसके अलावा भी आपको सर पढ़ाने वाले हैं रियल एनालिसिस, तो रियल एनालिसिस में एक चैप्टर आता है फंक्शन। फंक्शन में आपको हर एक पार्ट बताया जाएगा कि किसी भी फंक्शन को कैसे हम ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली, और उसमें अगर हम ट्रांजिशन करें, कुछ चेंजेस करें, तो उसके कर्व में कैसे चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो आप सर की क्लासेस फॉलो करना। इसके अलावा एक आप बुक ले सकते हो, बुक का नाम है प्ले विद ग्राफ्स, अमित मोहन अग्रवाल की, ठीक है। चलो भाई, तो हमने बनाना स्टार्ट किया इसका कर्व। एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, पैराबोला बनता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दिस इज नथिंग बट अ पैराबोला। क्लियर है। अब मेरे ड्राइंग पे मत जाना, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं कि बहुत ही सुंदर आपको एक ग्राफ मिले। अब जैसा मिल रहा है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पूरा मिलेगा, चीजें आपको पूरी मिलेंगी, नॉलेज आपको पूरा मिलेगा। हाँ, ग्राफ सुंदर नहीं बनेगा, इसके लिए थोड़ा सा माफ करना, ठीक है। तो चलो भाई, अब हमें क्या दिया है, r टू r, मतलब ये पूरा y पूरा x लेना है, ठीक है। दिस इज x, दिस इज y। अब हमें फंक्शन देखने के लिए बेटा क्या करना है, एक लाइन पास करानी है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू डोमेन। चलो करा हमने, इसने कितनी बार इंटरसेक्ट किया, एक बार, ठीक है। अगर हम इधर भी आए तो यहां भी हम देख सकते हैं केवल और केवल बेटा एक बार ही इंटरसेक्ट किया, ठीक है। इस डोमेन में भी आए तो एक बार ही, इधर भी जाए तो एक बार ही। इसका मतलब क्या है, ये एक फंक्शन है, यस फंक्शन, टिक। अब 1 के लिए हमने क्या करना है, एक लाइन पास करानी है विच इज पासिंग थ्रू कोडोमेन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलो अब क्या कहती है डेफिनेशन, डेफिनेशन कहती है कि एटमोस्ट वंस, ज्यादा से ज्यादा एक बार इंटरसेक्ट करें। हमने यहाँ पे देखा एक इंटरसेक्शन, हमने यहाँ पे देखा दूसरा इंटरसेक्शन, क्या ये 1 है, नहीं, क्योंकि ये एक से ज्यादा इसने इंटरसेक्ट कर लिया, इसका मतलब है मोर देन 1 इंटरसेक्शन, इसका मतलब है नॉट 1 ठीक है। अब तीसरा क्या आता है बेटा, ऑन टू। तो ऑन टू के लिए सेम डेफिनेशन क्या है कि यही अगर लाइन हम पास कराएं तो ये क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट वंस। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 बार, तो 2 बार होने में कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा तो है ना। तो चलो इतने वाले पोर्शन में तो इसने फुलफिल कर दिया, लेकिन ये R टू R है तो नीचे वाले पोर्शन में भी आते हैं कोडोमेन के। तो अगर हम नीचे हम पास कराएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कर्व है ही नहीं, जब कर्व नहीं है तो इंटरसेक्शन की बात नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि कर्व आपका कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, केवल यहाँ से यहाँ तक 0 टू इन्फिनिटी वाले पोर्शन में डिफाइंड है, नीचे नहीं है कर्व। इसका मतलब है नो कर्व नो इंटरसेक्शन। नो इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ, ऑन टू कहता है एक बार होना चाहिए, एक बार होना चाहिए, ये कह रहा है नो, इसका मतलब है नॉट ऑन टू। तो देख रहे हो इसके साथ दुख, ऊपर तो इसने 2 बार दे दिया लेकिन नीचे एक बार भी नहीं दिया। जब एक बार भी नहीं दिया तो ऐसे नहीं होता, ये कहता भाई तुम एक बार दे दो, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम मुझे 4 दो 5 दो 6 दो, बस मैं कह रहा हूँ एक बार दे दो एटलीस्ट। तो बेईमानी करती इसने यहाँ पे तो 2 बार दे दिया लेकिन नीचे नहीं दिया, तो इसका मतलब है जाओ। मैथ्स वाले वैसे भी बहुत ही ऐसे होते हैं, पार्शियलिटी नहीं सहते, बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं, तो इम्पार्शियल पर्सन। चलो तो इसका क्या मतलब हुआ, बॉक्स को अगर हम फिल करें तो R टू R में फंक्शन है बट 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है। क्लियर। अब हमने क्या देखना है, R टू R प्लस,
R2 R plus. F is from R2 R plus. चलो सेम इसका ग्राफ बना हुआ। F is what? X square. अब हमने देखना है क्या बेटा, ग्राफ सुंदर बना ही नहीं। मैंने बोला था ना कि ग्राफ पे मत जाना, बस कंसेप्ट आपको पूरा मिलेगा, ग्राफ सुंदर नहीं बन सकता है, ठीक है। ड्राइंग मेरी खराब है थोड़ी। तो फंक्शन के लिए क्या देखना है कि हमें उसे पास कराना है डोमेन से विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो चलो भाई, अरे कहाँ गया, पैराबोला ही गायब हो गया। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इसने एक बार इंटरसेक्ट किया। अगर हम इधर भी आए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बार इंटरसेक्ट किया। इसका क्या मतलब है? दिस इज फंक्शन। क्लियर है आप सभी को? दिस इज फंक्शन। फंक्शन के लिए टिक यस। अब फंक्शन है बेटा तो 1 1 ऑन 2 चेक करेंगे, है ना। 1 1 ऑन 2 के लिए क्या करना है कि हमें कोडोमेन से पास कराना है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बार इंटरसेक्ट किया, एक बार इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, मतलब 2 बार इंटरसेक्शन, मतलब नॉट 1 1 1 1 नहीं है। अब आते हैं ऑन 2 पे। नीचे जाने की मतलब ही नहीं है, ठीक है। ऊपर ही हमने 2 बार देख लिया तो नीचे जाने का मतलब नहीं है ना। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिले या फिर कोई भी थ्योरम मिले, ठीक है, मैथ्स की एक ब्यूटी है कि अगर आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट मिल गया तो आपको बाकी सारे रिजल्ट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहला रिजल्ट ही अगर उसने सेटिस्फाई नहीं किया तो वहीं पे हम बोल देते हैं कि वो रिजल्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब ये एग्जाम्पल सही नहीं है या फिर ये एग्जाम्पल उस थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। तो पहले पोर्शन में ही इसने फेल कर दिया तो नीचे वाले आने की जरूरत है नहीं। अब ऑन 2 के लिए देखते हैं। ऑन 2 के लिए इसने क्या किया, 2 बार दे दिया, कोई बात नहीं। हमने कहा ठीक है नीचे देखना है, बट हमने एक बार नजर डाली इधर कोडोमेन पे, तो कोडोमेन कह रहा है कि R प्लस होनी चाहिए, मतलब केवल ये पोर्शन, नीचे की जरूरत ही नहीं है। जब ये पोर्शन है तो इस पोर्शन में तो इसने 2 बार दिया। चलो भाई यहाँ पे इसने 2 बार दे दिया, इसका मतलब है ऑन 2 है। तो फंक्शन है ऑन 2 है लेकिन 1 1 नहीं है। तो क्या बना आपका बॉक्स में, फंक्शन है ऑन 2 है बट नॉट 1 1, ठीक है। अब आता है आपका R प्लस 2 R, R plus 2 R. F is from R plus 2 R. Fx is what? X square. आपने क्या करना है बेटा, ड्रॉ करना है। उफ, अगेन हमने एक पैराबोला बनाना है। अब यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, इसने डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि डोमेन हमारा बेटा क्या है, डोमेन है हमारा R प्लस। जब डोमेन R प्लस है तो इस पे चेक करना है। तो बताओ, डोमेन R प्लस है, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा इससे एक चीज और पहले, R टू R प्लस, ये हमारा ये था फंक्शन, ठीक है। अच्छा एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, आपने ऐसे तो चेक कर लिया था, लेकिन एक बात बताओ, R प्लस का क्या मतलब होता है? 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, 0 टू इन्फिनिटी। तो अगर मैं एक पॉइंट लूं x इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर मतलब एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर विच इज 0। तो क्या 0 इस R प्लस पे बिलोंग कर रहा है? बताओ, क्या 0 उस R प्लस में बिलोंग कर रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये 0 R प्लस में बिलोंग कर रहा है। जब R प्लस में बिलोंग ही नहीं किया तो वो तो फंक्शन ही नहीं बना ना, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है यूनिक इमेज बननी चाहिए, ठीक है। हर एक पॉइंट की इमेज बननी चाहिए। अगर मैं 0 लूं R में, तो ये जो 0 है मतलब f ऑफ 0 है विच इज 0 डजंट बिलोंग टू R प्लस, ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो जब ये बिलोंग ही नहीं कर रहा तो क्या ये फंक्शन होगा? तो आपकी सारी डेफिनेशन तो फेल हो गई ना। तो हमेशा आपको क्या करना है, यही सारी चीजें नहीं देखनी है, आपको एक और चीज देखनी है कि जो भी पॉइंट्स है इसका 0 पे क्या वो काम कर रहा है या नहीं, और बाकी उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उस पे काम हो रहा है या नहीं। अब बोलोगे मैम हमने एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स में 0 पे तो बात ही नहीं करी, बट उसका ग्राफ आप एक बार देखना। ई टू द पावर एक्स का ग्राफ आपका कैसे जा रहा था, कुछ यूं जा रहा था, लेकिन
पैराबोला तो यहाँ से जा रहा है, जीरो से इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे जीरो पे चेक करना पड़ा। सिंस ये आर प्लस कह रहा है तो हमें इसलिए देखना पड़ा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज नॉट फंक्शन। अब जब कोई मैपिंग फंक्शन नहीं है तो क्या वो 1 1 हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता। कोई मैपिंग अगर फंक्शन नहीं है तो क्या वो 1 1 हो सकती है? जब फंक्शन ही नहीं है तो वहां पे 1 1 फंक्शन और ऑनटू फंक्शन का मतलब ही नहीं है। मतलब ये ऑनटू भी नहीं होगा, 1 1 भी, फंक्शन भी नहीं होगा। तो बॉक्स में क्या बना आपका? तो आपको जस्ट ऐसे ही चेक नहीं करना है, एक बार आपको देख लेना है कि क्या वो प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही है या नहीं। चलो, अब इसके लिए क्या था, आर प्लस टू आर था, ठीक है, आर प्लस। एक चीज ध्यान रखना, आर प्लस है यहाँ पे, ठीक है, तो हमने जीरो ही नहीं लेना है, आर प्लस है। आर प्लस का क्या मतलब हुआ, एक्स जो है यहाँ पे एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, और एफ ऑफ एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, डोमेन को, आर प्लस यहाँ पे, और कोडोमेन क्या है, आर है, ठीक है। तो जो भी ये वाली एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा डोमेन को बिलोंग करते हैं, और जो पूरा फंक्शन के साथ जो वैल्यू मिलती है वो हमारा कोडोमेन को असाइन करते हैं, उसको बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एलिमेंट ही आर प्लस को ले रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसा कि हमने पीछे डिस्कार्ड किया था एक्स इज इक्वल टू जीरो लेके, हम यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स को जीरो लेना ही नहीं है, आर प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत देखने लग जाना, डोमेन कोडोमेन एक बार जरूर देख लिया करो कि क्या वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। अब बोलोगे, बहुत से बच्चे बोलेंगे कि पहला वाला जो हमने लिया था आर टू आर, वहां पे तो मैम आपने ऐसा देखा नहीं। तो बेटा आर टू आर लिया था हमने, अगर मैं एक्स जीरो लूं तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। आर टू आर में क्या मतलब हुआ, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आर का क्या मतलब हुआ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जीरो उसमें बिलोंग कर रहा है ना। लेकिन जो सेकंड वाला था उसमें कोडोमेन आर प्लस था, मतलब जीरो बिलोंग नहीं कर रहा था, इस वजह से वो फंक्शन नहीं बना था। तो आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई। तो अंधाधुन आप ऐसे मत लग जाना, एक बार उस कर्व को बनाना, वहां पे देखना जो भी ये वाला पॉइंट है क्या उस पे वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। जैसे कि हमने e टू द पावर एक्स में देखा, वहां पे जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जहां जरूरत है वहां पे चेक किया करो, ठीक है। अब आता है इसको फंक्शन देखने की बारी। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक लाइन लेना है जो कि किससे पास करे, हमारा डोमेन से, और पैरेलल हो वाई एक्सिस के। चलो, ये कितनी बार इसने इंटरसेक्ट किया, एक बार। इधर करेंगे तो अगेन एक बार ही करेगा, तो इसका मतलब है फंक्शन तो है बेटा ये। अब 1 1 और ऑन टू देखना है, तो 1 1 ऑन टू देखने के लिए हमने क्या करना है, इस लाइन को पास कराना है हमें, which is parallel to x axis and passing through codomain. Yes, एक बार इंटरसेक्ट, एक बार इंटरसेक्ट। बट उससे पहले एक बार हम नजर डालते हैं, ये बेटा आपका r प्लस है। r प्लस का क्या मतलब है, x केवल इतने पोर्शन पे डिफाइंड है। जब इतने पोर्शन पे डिफाइंड है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है। तो एक तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं इस ग्राफ को डायरेक्ट, ये भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि r प्लस है तो इधर वाले की जरूरत ही नहीं है, तो जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट कर लो। फंक्शन के लिए एक बार इसने किया, ठीक है, फंक्शन के लिए एक बार इंटरसेक्ट किया, विच इज गुड, क्योंकि एग्जैक्टली एक बार होना चाहिए। अब हमने देखना है 1 1 ऑन टू के लिए, फिर से देखो यहाँ पे अगेन एक बार ही किया 1 1, इसका मतलब होगा क्योंकि इधर तो जाना ही नहीं है ना, डोमेन हमारा डिफाइंड है आर प्लस पे, मतलब जीरो टू इन्फिनिटी। इस पोर्शन में देखना, इस पोर्शन में केवल एक बार हो रहा है, यस इट इज 1 1 देन, ठीक है, क्योंकि एट मोस्ट 1 होना चाहिए। अब हमने देखना है ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या करना है, सेम डेफिनेशन, विच इज पासिंग थ्रू कोडोमेन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक बार किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 तो चाहिए ही चाहिए। अब हम देखते हैं नीचे, नीचे हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ग्राफ ही नहीं है। जब कर्व ही नहीं है तो इंटरसेक्शन का मतलब नहीं है। नो कर्व नो इंटरसेक्शन, नो कर्व नो इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे बेटा, नॉट ऑन टू, क्योंकि ऑन टू कहता है कि हमें एक बार तो चाहिए ही चाहिए, एक बार नहीं है इसका मतलब है नॉट ऑन टू। तो ये कैसा फंक्शन है, मतलब एक ऐसी मैपिंग है जो फंक्शन है साथ ही साथ 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो चलो बॉक्स फिल करो।
फंक्शन है 1 1 है बट नॉट ऑन टू, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में बेटा वो एक बार भी इंटरसेक्शन नहीं हुआ। अब हम r प्लस टू r प्लस ले रहे हैं। चलो f इज फ्रॉम r प्लस टू r प्लस। अब r प्लस टू r प्लस का क्या मतलब हुआ, f ऑफ x स्क्वायर। चलो भाई ग्राफ बनाओ। अच्छा डोमेन क्या है आपका, r प्लस है, तो इस वाले पोर्शन की जरूरत है नहीं, एक्स स्क्वायर है, केवल इतना पोर्शन लो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, हमें डोमेन भी r प्लस लिया, हमने को डोमेन भी r प्लस लिया, मतलब नीचे की भी जरूरत नहीं है, इधर की भी जरूरत नहीं है, केवल हमने ये पोर्शन लेना और ये पोर्शन लेना। अब यहाँ पे हमने फंक्शन चेक करना है, तो फंक्शन के लिए एक लाइन पास करानी है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू डोमेन। एक बार इसने इंटरसेक्ट किया, इसका ये मतलब हुआ दिस इज फंक्शन। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम एक बार जीरो वाला पॉइंट आप चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि हमने सेकंड वाले में जीरो से डिस्कार्ड किया था। चलो यहाँ पे जीरो से चेक करते हैं, तो जीरो पे अगर हम देखेंगे तो जीरो तो बेटा लेना ही नहीं है, क्योंकि इसने डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी r प्लस का मतलब हुआ जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो वो जीरो वाली प्रॉब्लम शॉर्ट आउट देखना ही नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है बच्चों, फंक्शन तो देख लिया, अब हमने 1 1 ऑन टू लेना है, तो 1 1 ऑन टू के लिए क्या करना होता है, एक लाइन लेना होता है विच इज पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू कोडोमेन। एक बार इसने इंटरसेक्ट किया तो यस इट इज 1 1, क्योंकि इसने एक बार किया 1 1 है। ऑन टू के लिए नीचे जाना नहीं है, ऊपर वाले में एक बार किया तो यस इट इज ऑन टू एज वेल। तो ये फंक्शन भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, फंक्शन भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, क्लियर। तो ये है आपका दो एग्जाम्पल लिया, दो एग्जाम्पल में हमने उसे डोमेन और को डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन डाल दी, तो बेसिकली देखा जाए तो हमने 8 एग्जाम्पल्स ले लिया। तो आई होप फंक्शन पे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हमने ये बेसिक उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ी, क्योंकि आगे इसका बहुत ज्यादा यूज है। जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे के बोला जाए कि ये फंक्शन है, तो हमारे दिमाग में एक बार क्लिक होना चाहिए कि ये फंक्शन है तो कैसा 1 1 ऑन टू है या नहीं, क्योंकि 1 1 ऑन टू पे बेस्ड बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हम जानेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसे, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है कि ऐसी इक्वेशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल से मिलकर बनी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मिलकर बनी हो, साथ ही साथ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल से मिलकर बनी हो। क्या कह रहा है डेफिनेशन, एन इक्वेशन, इक्वेशन को अच्छा देखो, इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, साथ ही साथ डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे इक्वेशन को बेटा क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका क्या मतलब हुआ, हमने देख रखा है कि x है इंडिपेंडेंट, y है डिपेंडेंट, और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, है ना। अगर हम इन जनरल, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है और डेरिवेटिव की बात की जा रही है, तो हम इन्फिनिटी नहीं लेंगे, ठीक है, हम इसे फाइनाइटली कुछ n नंबर बोलते हैं। तो y टू द पावर n का मतलब क्या हुआ, इस y का nth डेरिवेटिव। अब ये इक्वेशन है तो कुछ इक्वेशन बनी होगी, उसे हमने इस वेरिएबल्स को कंटेन करके ऐसे बोल दिया कि ये जो इक्वेशन है एक फंक्शन के फॉर्म में रख दिया और बोल दिया कि इस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो एग्जांपल देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पहला एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है,
तो बेटा हमने क्या देखना है, डिपेंडेंट देखना है, इंडिपेंडेंट देखना है, साथ ही साथ डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट देखना है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट भी है, लेकिन डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब है दिस इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने सेकंड एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू वाई डैश। अब इस इक्वेशन से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो यस इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन्स इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है सबको? हमने थर्ड एग्जांपल लिया y डैश इज इक्वल टू x, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो अगेन हम देखते हैं ये क्या तीनों चीजें अवेलेबल है या नहीं। इंडिपेंडेंट है, अब y डैश का क्या मतलब हुआ, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ये भी है। लेकिन आप सभी देख सकते हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, बट एक चीज और देख सकते हो कि उसका डेरिवेटिव जरूर है। अब एक बात बताओ, y इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं ये इक्वेशन लूँ, ठीक है, इसका डेरिवेटिव बेटा आप सबको पता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आप सभी ने पढ़ रखा है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इसको डेरिवेटिव इसका निकाले तो y डैश क्या हो जाएगा 1। तो आपसे अगर पूछा जाए कोई इक्वेशन देके कि y डैश इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे y इज इक्वल टू समथिंग कुछ एग्जिस्ट कर रहा है ना। y डैश एग्जिस्टेंस का मतलब है y एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे ही इस इक्वेशन में y डैश कंटेन है, लेकिन y नहीं गिवन है, बट इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। डेफिनेटली इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का। जब उसका डेरिवेटिव है तो उसका ऑब्वियसली उसका प्रीवियस पार्ट तो होगा ही होगा, है ना, उसका इंटीग्रेटेड पार्ट तो होगा ही। मतलब क्या हुआ, y डैश का एग्जिस्टेंस बताता है y एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर y एग्जिस्ट कर रहा है तो y डैश एग्जिस्ट करेगा, है ना। जैसा कि हमने ये क्वेश्चन लिया, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसने डेरिवेटिव कंटेन नहीं की। तो डेरिवेटिव दिखाना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं तो यहाँ पे इक्वेशन डेरिवेटिव को कंटेन करे, ऐसा होता है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आपको बोला जाए चेक करने के लिए तो हमें इक्वेशन में डेरिवेटिव जरूर होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव नहीं है तो उसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव तो है, डिपेंडेंट नहीं है, बट इसका ये मतलब हुआ जब डेरिवेटिव है तो उसका ऑब्वियसली प्रीवियस पार्ट भी होगा। तो यस दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y डैश का होना y की मौजूदगी बताता है, बट y है तो y डैश का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये हमेशा जरूरी नहीं है। अब आने वाली क्लास में हम देखेंगे ऐसा हमने क्यों बोला है, इस पे बेस्ड हम रिजल्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई आपकी कि ऐसी इक्वेशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, साथ ही साथ डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल से मिलकर बनी हो। हमने एग्जांपल्स तमाम देख लिए। चलो अब हम देखते हैं मेन हमारा जो हमारा टॉपिक है विच इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हेडिंग डालो ODE, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जानने से पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करेंगे, उसे कुछ कैटेगराइज कर देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने देखा डिपेंडेंट वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो उस पर बेस्ड एक रिजल्ट बनाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म DE, इस पे हम एक रिजल्ट बनाते हैं इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे बेस्ड। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर बेटा 1 है, इसका मतलब है वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है। अगर वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? अब इसको भी हम दो और कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। अब इस पे डिपेंडेंट वेरिएबल का रिजल्ट लगाएंगे। अब इस पे डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या रिजल्ट है कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है तो वो सिंपल हुआ, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 है
तो वो सिस्टम हुआ। सेम पीडी के लिए भी हम सेम रिजल्ट कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, अच्छा डिपेंडेंट वेरिएबल को डी भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने आई भी लिखा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो दिस इफ दिस इज ट्रू देन इट इज सिंपल, इफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1 देन दिस इज सिस्टम। क्लियर है आप सभी को? अब हम इस पे बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। अब ये सिंपल भी कैसा सिंपल हुआ, ये सिंपल ओडी हुआ, ये सिस्टम ओडी हुआ, ये सिंपल पीडी हुआ और ये सिस्टम पीडीई हुआ। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल। तो सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल देखा है अभी, चलो एक और ले लेते हैं। y डैश इज इक्वल टू x, ठीक है, चलो एक्स वाई ले लेते हैं। y डैश इज इक्वल टू x भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि y डैश का होना y का होना बताता है, ठीक है। y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई हमने लिया, दिस इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, जहाँ पे हमने अभी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करी स्टार्टिंग में ही लेक्चर के, जहाँ पे हमने बताया कि जो वैल्यू असाइन की जाए वो हुआ डिपेंडेंट, जो फ्री हो, जो असाइन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑब्टेन की जा रही हो वो हो रही है बेटा आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं एक्स वाई की बात करूं तो यहाँ पे एक्स का मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक हो, मतलब केवल और केवल एक वेरिएबल, लेट्स से एक्स, तो ओडी का क्या मतलब हुआ, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई। इसके लिए भी सेम यही एग्जांपल वर्क किया, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा हो, साथ ही साथ कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो। तो हमने इस पर 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा। 3 वेरिएबल क्या क्या लिया, जेड एक्स वाई, जहां पे हमने बोला एक्स और वाई बेटा आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है और जेड आपका डिपेंडेंट है। एक्स वाई आई वी है, जेड क्या है आपका डी वी है। आई वी मोर देन 1 है ना, ये वेरिएबल 2 है एक्स और वाई, दैट इज आई वी इज ग्रेटर देन 1, दैट इज दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जांपल यहाँ पे क्या बना सकते हैं, जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बोलोगे मैम एक्स वाई तो मौजूद है, एक्स वाई जेड भी कर लो, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट हमने यहाँ पे नहीं रखा था, जेड विच इज, ना रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर डेरिवेटिव है तो हमने रख लिया जैसे इसके लिए किया था। दूसरी चीज यहाँ पे जेड एक्स का क्या मतलब हुआ, अब बेटा यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग अगर उसे हम डिफ्रेंशिएट करें तो उसे हम पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने x के रिस्पेक्ट में किया तो जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, हमने रैंडमली एग्जांपल ले लिया। अगर किसी बच्चे ने y के रिस्पेक्ट में किया तो जेड वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जेड, या फिर कुछ भी एक रैंडम एग्जांपल ले लिया। तो दिस इक्वेशन इज नथिंग बट दिस इक्वेशन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे x भी इंट्रोड्यूस कर लो तभी तो दिखेगा कि x है, जहां पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, साथ ही साथ एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हुआ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? अब इसे भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, सिंपल और सिस्टम। अब सिंपल कहता है कि जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल भी 1 हो, मतलब y भी 1 हो। अब हम इसमें बात करें तो एक्स वाई कंटेन कर रहा है, अब एक्स वाई वाले में y भी 1 लेना है क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल भी 1 है। तो अगेन इसके लिए एग्जांपल सेम, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई ले लो, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, y डैश तो उसका डेरिवेटिव ही है। तो ये सिंपल के लिए हो गया। बट सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम कहता है कि जिसका डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 हो, क्या ले सकते हो, y1 डैश इज इक्वल टू एक्स वाई, दूसरा ले लो y2 डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स, या फिर कुछ भी, ठीक है। अब 2 इक्वेशन हमने क्यों रखी, क्योंकि इस इक्वेशन में, अच्छा यहाँ पे y1 कर लो, यहाँ पे y2 कर लो, ठीक है, या फिर यहाँ पे y2 यहाँ पे y1 कर लो, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक इक्वेशन बन रही है और इस इक्वेशन को सिस्टम इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। सिस्टम बोलेंगे क्योंकि 2 इक्वेशन का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 कैसे हुआ, एक y1 हुआ एक y2 हुआ, क्लियर, एक y1 डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ एक y2 डिपेंडेंट वेरिएबल। y1 डिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बनी,
दूसरी y2 डिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, और इन्हीं दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन, y1 और y2। क्लियर? अब तो जब भी आपको ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिले तो आपको सिस्टम बोलना है। ठीक है, अब आपके CSIR नेट एग्जाम में इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनफैक्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आते हैं। ठीक है, लेकिन CSIR के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आप सभी सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशन पे काम करने वाले हो। ठीक है, सिस्टम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे, कि कैसे वहां से हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं, कैसे वहां पे मैट्रिक्स बना के पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट या फिर आइगन वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा, ये CSIR के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या देखना है, सिस्टम के लिए मोर देन वन डिपेंडेंट। ये तो हो गया ODE का काम। अब आते हैं हम PDE में। PD कहता है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना। हमने एग्जांपल ले लिया 10। अब इसको भी हमने दो डिवाइड किया, दो पार्ट्स में। पहला पार्ट है सिंपल। सिंपल के लिए क्या कह रहा है, अगेन सेम डेफिनेशन, dv इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एग्जांपल क्या ले सकते हैं, zx इज इक्वल टू xy। जो हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया था सेम वही ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखना है क्या कह रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल 1, इंडिपेंडेंट मोर देन 1, तो 1 2 इंडिपेंडेंट मतलब PD बना, और डिपेंडेंट केवल z है, मतलब बेटा ये क्या है, सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम सिस्टम के लिए एग्जांपल लेते हैं। तो सिंपल के लिए क्या कह रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी मोर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो डिपेंडेंट भी मोर देन 1, इंडिपेंडेंट भी मोर देन 1। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिया था y1 y2, यहाँ पे भी अब z1 z2 ले लो, तो zx1 डैश या फिर हाँ डैश और डबल डैश करके ऐसे कुछ ले लो, कुछ डेल z अपॉन डेल x, z1 ले लो एक्स वाई जेड, इधर डेल z2 अपॉन डेल y इज इक्वल टू वाई जेड स्क्वायर, कुछ भी ले लो, यहाँ पे z1 यहाँ पे z2। तो ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं z1 और z2 आपके क्या है, दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई क्या है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब दिस इक्वेशन इज सिस्टम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये दोनों इक्वेशन का जो कॉम्बिनेशन है, दो इक्वेशन है इसलिए यहाँ पे सिस्टम, एक इक्वेशन है इसलिए सिंपल, दो मोर देन वन इक्वेशन बन रही है इसलिए वो सिस्टम बना रही है बेसिकली, है ना। अब यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ दैट इज z1 का x के रिस्पेक्ट में बेटा पार्शियली डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x के रिस्पेक्ट में zx है ना, इस zx को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल z अपॉन डेल x। तो यहाँ पे हमने डेल z1 अपॉन डेल x ले लिया, तो इसका मतलब है z1 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इस टर्म से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका और इसका सेम मतलब है, इसका और इसका, कि z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और डेल z अपॉन डेल x का भी सेम मतलब है, x का रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। क्लियर है, हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये आपका CSIR में नहीं आता है, आपके CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम जैम की बात करें तो जैम के लिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है, गेट की बात करें तो गेट के लिए ये है, गेट में आपका ये पूछता है, ठीक है, दोनों से, और गेट में थोड़ा बहुत यहाँ से भी पूछ लेता है या फिर यहाँ से भी, लेकिन बहुत ही कम पूछता है, लेकिन गेट में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और वहीं पे CSIR में यहाँ इस पोर्शन से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, वहीं पे जैम में केवल इस पोर्शन से, ठीक है। तो आप वेरिएशन देख सकते हो, गेट में यहाँ से भी आते हैं लेकिन बहुत कम बनते हैं, यहाँ से मेजर क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है सबको, तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने ODE और PD देखा। तो जब भी आपसे बच्चों पूछा जाए कि ODE की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल से मिलकर बनी हो, साथ ही साथ जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, 1 हो, तो ऐसी इक्वेशन को ODE बोलेंगे। सिमिलरली अगर आपसे सिंपल के बारे में पूछा जाए तो ये डिपेंडेंट के साथ डेफिनेशन लगा देना, सिस्टम के साथ पूछा जाए तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट, सॉरी डेरिवेटिव वेरिएबल के साथ
डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डेफिनेशन लगा देना। सिमिलरली अगर आपसे पीडी के बारे में पूछा जाए तो आप डेफिनेशन बता सकते हो। तो एक ही बात है, आप डेफिनेशन मत याद किया करो, ठीक है, आप उसके पीछे जो लॉजिक बताई जा रही है, जो लॉजिक है उस पर ध्यान दो। अब देखो ये चीजें आपकी सारी डेफिनेशन बचा दी, ठीक है। और कोई बच्चा एक एक डेफिनेशन लर्न करता है कि यार ऐसे होता है ऐसे होता है, फिर ये डेफिनेशन बन रही है, मतलब नहीं है। आप उसके पीछे का लॉजिक जान लो, उसके पीछे की जो मेन कंसेप्ट है उस पर काम कर लो। आपको पता चल गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का खेल है, बस ये ध्यान रखो, डेफिनेशन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो कभी भी डेफिनेशन के पीछे मत भागो, आप उसके पीछे का जो रीजन है, रीजनिंग के पीछे भागा करो, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में क्या देखा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फंक्शन पे काफी ज्यादा हमने चर्चा करी, उसके बाद ओडी और पीडी के बारे में बात करी। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ ओडी, ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, या फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन ही कर लो, डिफरेंशियल इक्वेशन कह दो, ठीक है। अभी हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं ये नहीं सीखेंगे, हम देख रहे हैं कि किसी इक्वेशन को अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन क्लेम कर रहा है कि ये मेरा सॉल्यूशन है, तो हम क्या पॉइंट्स होंगे जो चेक करेंगे उसके सॉल्यूशन बनने के लिए, ठीक है। तो जस्ट हम वेरिफिकेशन आज पढ़ रहे हैं, हम सॉल्यूशन निकालने के मेथड आने वाली क्लास में देखेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है ओडी और पीडी दोनों को कनेक्ट करके मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करेगा, ऐसी इक्वेशन होगी। अगर मैं ओडी की बात करूं तो कैसे बनेगी इक्वेशन, एक्स वाई वाई डैश, हमें नहीं पता कितने डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमने एन ले लिया, क्यों, इसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये इक्वेशन है कैसी, डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो किस पर डिफाइंड होगी, एक इंटरवल पे, हमें नहीं पता, हमने इन जनरल उसी इंटरवल आई बोल दिया। कोई भी इक्वेशन एक पर्टिकुलर एरिया में ही डिफाइंड होगी ना, है ना। अगर मैंने y अपॉन x ले लिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि x अगर जहां 0 हुआ तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी बेटा, y डैश इज इक्वल टू y बाई एक्स लिया, इसका मतलब हुआ अगर मैंने x 0 रखा तो ये इक्वेशन बन गई इनडिटर्मिनेट, इनफिनिटी, मतलब इनडेफिनिट बन गई वो। तो इसके लिए इंटरवल क्या बनेगा, सारी जगह ये डिफाइंड है केवल और केवल 0 को छोड़ के। तो ऐसे हर एक इक्वेशन कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन में डिफाइंड होगी, तो हमने उस इंटरवल को बोल दिया आई। क्लियर है सबको। तो हम अगर ओडी की बात करें तो ऐसी इक्वेशन मिलकर बनेगी जहां पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव से मिलकर बनी हो। अब आपसे बोला जा रहा है कि एक इक्वेशन है, अब नॉर्मल इक्वेशन कैसी होती है बेटा, या तो उसमें डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, साथ ही साथ उसमें कुछ इंटीग्रल नंबर होते हैं, कुछ रैशनल नंबर होते हैं, बेसिकली एक स्केलर वैल्यू होती है जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, है ना। अब हमने nth डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया, nth ऑर्डर की, तो हमने कांस्टेंट भी ले लिया, n कांस्टेंट ले लिया, c1 c2 c, ठीक है। अब ऐसी इक्वेशन को हमने एक फंक्शन के फॉर्म में रख दिया फाई ऑफ, ठीक है। ऐसी तो इक्वेशन बनती है एक नॉर्मल इक्वेशन, x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, किसी ने लिया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 8। अब ये 5 और 8 क्या है, कांस्टेंट ही तो है बेसिकली, है ना, तो इसे c1 c2 ऐसा हमने बोल दिया। सिंस हमने nth ऑर्डर की nth डेरिवेटिव की बात करी, इसलिए हमने कांस्टेंट भी n कांस्टेंट ले लिया। अब कहा जा रहा है, अब ये किस पर डिफाइंड है, अब एक नॉर्मल इक्वेशन में तो हमेशा किसी इंटरवल में डिफाइंड होगी, लेट्स से आई नॉट, है ना। जैसे कि अगर मैं y इज इक्वल टू 1/x की बात करूं तो अगेन अगर मैंने जहां भी x को 0 लिया, ये इक्वेशन कैसे बन गई, इनडेफिनिट बन गई। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 पे ये डिफाइंड नहीं है, इसका कुछ पर्टिकुलर एरिया है कि वहां पे वो डिफाइंड है 0 को छोड़ के, मतलब पूरे R पे डिफाइंड है एक्सेप्ट 0, है ना। तो ये भी एक पर्टिकुलर एरिया में डिफाइंड होगी, तो लेट्स से आई नॉट, इसके लिए इंटरवल आई नॉट बोलेंगे। अब कहा जा रहा है कि इस फंक्शन फाई को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तब बोलेंगे जब लेट्स से 1 कह रहा है कि स्टार इज द सॉल्यूशन ऑफ 1 इफ, ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन तब होगी जब इसके, पहली कंडीशन है जब इसके सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें, ठीक है।
n हमने डेरिवेटिव निकाले, n टाइम्स पे गए, तो इसकी जो इक्वेशन है इसके सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें। अभी एग्जांपल देके समझेंगे। सारे इसके डेरिवेटिव है ना, तो फाइव डैश, फाइव डबल डैश, फाइव ट्रिपल डैश, हम कहाँ तक जाएंगे, nth पे। सारे ये बेटा क्या करें, एग्जिस्ट करें। दूसरा, पहला तो एग्जिस्ट करें सारे इसके डेरिवेटिव्स। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये जो है इसके इंटरवल में उसके सेटिस्फाई करें। मतलब ये जो सॉल्यूशन है फाइव को, अगर स्टार को हम 1 में पुट करें तो 1 को क्या करें, सेटिस्फाई करें। मतलब फाइव शुड सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कह रहा है कि जिस भी इक्वेशन को अगर वो क्लेम कर रहा है कि वो एक गिवन क्वेश्चन का, गिवन इक्वेशन का, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन को, उसके सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करने चाहिए जितने आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन है। साथ ही साथ अगर उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, पुट करें, तो वो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये देखो, हमने ओडीई में बात करी, पीडी में भी सेम डेफिनेशन कि सेम सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें और उस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब सेटिस्फाई का क्या मतलब हुआ, LHS शुड बी इक्वल टू RHS एंड RHS शुड बी इक्वल टू LHS। क्लियर है? चलो हमने लिया एक एग्जांपल, y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपसे किसी बच्चे ने बोला कि मैम एक इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, लेट्स से एक स्टूडेंट है ए, ने बोला कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 10 टू द पावर 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमने बोला अच्छा, अगर तुम कह रहे हो कि ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है, तो चलो इसके सारे डेरिवेटिव्स इसके एग्जिस्ट होने चाहिए, साथ ही साथ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहली कंडीशन हमने देखी कि क्या डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। तो y डैश इसका क्या हो जाएगा बेटा, y डैश हो जाएगा इसका 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2। और आप सभी को पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, 0 होता है। आने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या होता है, क्यों 0 होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और y डैश इज इक्वल टू 2, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। बट अगर पहली चीज तो हो गई, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा, अगर इस इक्वेशन को मैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इक्वेशन आपकी ये है y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या, और यहाँ पे हमने देखा y डैश इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ये आ रहा है 2। क्या एक्स स्क्वायर और 2 दोनों सेम चीज है? बिल्कुल नहीं, एक्स स्क्वायर कैन बी एनीथिंग, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स स्क्वायर कैन बी 4, 8 समथिंग एनीथिंग, बट ये 2 तो फिक्स्ड है, मतलब 2 इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। बट वहीं पे एक स्टूडेंट बी आया, स्टूडेंट बी ने बोला कि मैम मैं इक्वेशन आपको देता हूँ, आप ये चेक करो। मैंने बोला ठीक है, अपनी इक्वेशन बताओ। तो उसने इक्वेशन बताई कि एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 7। उसने बोला कि मैम ये इक्वेशन लो और आप सब्स्टिट्यूट करो, और ये इक्वेशन लो और पक्का मैं गारंटी देता हूँ कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो हमने कहा चलो, हमने पहली कंडीशन लगाई, y डैश निकाला कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो y डैश क्या हुआ, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 3x स्क्वायर अपॉन 3। 7 अगेन एक कांस्टेंट है, तो 7 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा, 0, और ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। बेसिकली y डैश इज व्हाट, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम देख सकते हैं y डैश एग्जिस्ट भी कर रहा है, साथ ही साथ y डैश क्या आया, एक्स स्क्वायर, और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब यस, स्टूडेंट बी इज राइट, टोटली राइट, यस दिस इज द सॉल्यूशन। क्लियर? बट वहीं पे एक और स्टूडेंट आया, उस स्टूडेंट ने बोला कि मैम मैं इक्वेशन देता हूँ, इक्वेशन क्या है मेरी, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 10
मैम ये भी इसका एक सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमने कहा ठीक है, अब जब तुम भी बोल रहे हो तो तुम्हारे लिए भी सेम काम करेंगे, सेम कंडीशंस देखेंगे। तो पहली कंडीशन y डैश एग्जिस्ट कर रहा है यानी, अब y डैश पे ही हम जाएंगे क्योंकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश है। अगर वहीं पे डबल डैश होती तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं ना, जितने टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स होंगे उतने टाइम उसको डिफरेंशिएट करेंगे सॉल्यूशन को। यहाँ पे 1 है तो एक बार देखा, अगेन ये क्या हुआ बेटा एक्स स्क्वायर, अभी हमने देखा, प्लस 10 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 0, मतलब y डैश इज व्हाट एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट बी और सी दोनों ही सही है। बट एक और स्टूडेंट आता है, कहता है मैम एक टाइम पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, इसका भी सही है इसका भी सही है, किसी एक का सही होना चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है। तो यही हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्यों, किस कंडीशन में केवल एक सॉल्यूशन निकलता है, किस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलता है, किस कंडीशन में एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, तो आने वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किन केसेस पे क्या केसेस होंगी, वो क्या कंडीशंस होंगी कि ये सारी चीजें होंगी। बट अभी तक के लिए इतना जानो कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का मोर देन 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरे हमने बेसिक्स उसके क्लियर करे, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत जाना, इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर उसके 2 पार्ट्स, ओडी पीडी, ओडी में भी 2 पार्ट्स, पीडी में भी 2 पार्ट्स। उसके बाद किसी इक्वेशन को अगर वो क्लेम करे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होने का, तो हमने देखा कि उसे 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो, दूसरा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करे तो इस इक्वेशन को क्या करे बेटा, सेटिस्फाई करे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन पे आगे कैसे किसी इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आने वाली क्लास में मिलते हैं कुछ और भी बेहतरीन टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद PW। गुड लक टू ऑल, विश यू द बेस्ट।